दोस्त, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक के क्लास में पढ़ा है कि मॉडर्न इंडिया के अंदर जितने भी गेस क्वेश्चंस हो सकते थे, हम लोगों ने लगभग 10 वीडियो में उसे पढ़ा है। जो लोग नहीं पढ़े हैं या आपको चाहिए कि 10 क्लास के अंदर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, तो बेहिचक आप उसको देख सकते हैं। उसमें कौन कौन एग्जाम को कवर किया गया है, तो उसमें हम लोगों ने जो एग्जाम को कवर किया, एक तो बिहार एसएससी हो गया, एईडीओ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस को कवर करने का प्रयास किया। ग्रुप डी के क्वेश्चंस आपने देखा, इस बार हम लोगों का काफी ज्यादा करंट पूछ लिया गया है। उसके अलावा ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, उन सभी को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके कंप्लीट करने का प्रयास किया है। और उससे भी बड़ी बात कि अगर आप ऑनलाइन में जोड़ते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि गेस क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप क्लास में बैठते हैं तो आप 100% उसको याद कर पाएंगे, फिर गेस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। तो चलिए, वैसे ही हालांकि मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, ज्योग्राफी की भी बुक हम लोगों ने की है। बहुत सारे बच्चों ने जो मॉडर्न हिस्ट्री के बुक थे उसको काफी प्रेफर किया है, काफी यूजफुल रहा है उन लोगों के लिए। उन लोगों का ऐसा भी ओपिनियन था, मैं मिलवाऊंगा भी आने वाले समय में उन लोगों से, कि वो काफी यूजफुल था अलग अलग एग्जाम के लिए, और उसको पढ़ के क्वेश्चंस भी सोल्व हुए। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग भूगोल को शुरू करते हैं, और भूगोल हम लोगों के लिए इतना यूजफुल टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम हम लोग दे लें तो ज्योग्राफी वहां पे रहना ही रहना है। ज्योग्राफी के थोड़े से अलग अलग पैटर्न हैं, लेकिन बेसिकली जो हम लोगों के पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी थोड़े से ज्यादा होती है। और उसके साथ में ही हम लोगों का एक यूनिवर्स वाला इलाका हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिसमें जनसंख्या है, मानव भूगोल है, ये अलग अलग सेक्शंस हैं। लेकिन हम लोगों के अपने एग्जाम में भारत का भूगोल और फिजिकल भूगोल के ऊपर थोड़े से ज्यादा काम किए गए हैं। तो आज के क्लास के अंदर जो सेक्शन हमने रखा है वह हम लोगों को यूनिवर्स वाला सेक्शन है, यूनिवर्स है, फिर भौतिक भूगोल के ऊपर है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने इसके अंदर रखने का प्रमाण किया। अब जैसे जानते हैं, भूगोल की शुरुआत करने से पहले ये दिमाग में जैसे ही दिमाग में आता है भी भूगोल पढ़नी है, तो भूगोल का मतलब ये पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड की बात होने लगती है, जिसमें हम लोग भारत की बात करते हैं। भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और भारत के क्वेश्चन भी हमारे पास हैं। लेकिन हम लोग एशिया, दूसरे दूसरे अलग अलग कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, महासागर की बात करते हैं, नदी की बात करते हैं, माउंटेन की बात करते हैं, नहर की बात करते हैं, ग्रासलैंड की बात करते हैं, अलग अलग सेक्शन की बात होती है। लेकिन आज की क्लास में जैसे ही ब्रह्मांड वर्ड आता है, क्योंकि ये फील करना बहुत टफ बात है कि हम लोग अभी पृथ्वी पे एक जगह है, हम लोगों का घर सब कुछ सिचुएटेड है, स्थिर एक जगह, तो लगता नहीं कि हम लोगों के अंदर चेंजिंग हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग प्रति सेकेंड ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अलग अलग से पॉइंट्स के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोगों का ये सूर्य है, और ये सूर्य हम लोगों का अलग एक आकाश गंगा का पार्ट है, और ऐसे कर करके बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं। और आप जानते हैं कि सूर्य भी अपने आकाश गंगा का चारों तरफ ऐसे परिक्रम करता। तो आप देखिए, तो हम लोगों की पृथ्वी जो है, या जो ग्रह है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये खुद किसी के चारों तरफ घूम रहा है, और ये हमेशा 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 गति में ही है। ब्रह्मांड के कोई भी पिंड, जिसको खगोलीय पिंड हम लोग बोलते हैं, कोई भी स्थिर नहीं है। और जब स्थिर नहीं है तो उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन ही होते रहता है। तो ये सोचने में तभी आपको पंडित जी लोग बोलते हैं कि अभी जो आपका ग्रह खराब चल रहा है, ग्रह का सिचुएशन ही वाला कंडीशन में है, ये ग्रह यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसे अलग अलग बातें बोलते हैं। खैर, हम लोगों को नॉर्मल ज्योग्राफी पढ़नी है, हम लोगों को ज्योति नहीं पढ़नी है। तो इसमें मैंने कहा कि जैसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ड के ऊपर बात करते हैं, तो ब्रह्मांड के ऊपर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग कल्पनाएं रही हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोगों का जो ब्रह्मांड है एक समय में एक पॉइंट के बराबर था, और ये पॉइंट जो है, इसका पॉइंट का जो भार था वो अनंत था। द्रव्यमान वर्ड इस्तेमाल होता है, इसका द्रव्यमान अनंत था, और इसके अंदर जो ऊष्मा थी, हीट थी, वो भी अनंत थी। कई बार सोचने में लगता है कि यार, एक पॉइंट का भार अनंत कैसे हो सकता है।
कहीं ना कहीं तो किलो के भाव से होगा, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जैसे ही ये पॉइंट आता है कि एक पॉइंट का भार मतलब इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, अनंत का मतलब इनफाइनाइट, उसका द्रव्यमान भी अनंत था और उसकी ऊष्मा भी अनंत थी, मतलब उसका हीट भी अनंत था। अब जैसे इस छोटा सा एग्जांपल के जरिए इस बात को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि भाई ये लकड़ी का पटरा है, इसको उठाना है, तो इजीली उठा लेंगे हम लोग, लाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इसको उठाने के लिए, तो इसको हम लोग उठा लेंगे बड़ी आसानी से ना। अगर मान लीजिए यही भार का भी आसानी से लेफ्ट राइट शायद उंगली पे उठा पाए हम लोग, लेकिन अगर यही सेम बनावट की हम लोग लोहे की एक रड लाए तो शायद उसमें इससे ज्यादा भार रहेगा ना। अगर मान लीजिए भाई ये क्लास नहीं, एक्सपेरिमेंट भी बनते जा रहा हम लोगों का। जैसे देखिए ये लोहे की है, तो अगर मैं इसको पकड़ूं और दोनों को पकड़ूं तो मुझे जाहिर सी बात है ये जो लोहे वाली रड है पतली है इससे देखने में, लेकिन ये ज्यादा भारी मेरे को फील हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी है वो भार का कारण बनते जाता है। तो थैंक यू ब्रदर। तो मैंने कहा कि अब यही सोचने की बात है कि जब आप रेलवे ट्रैक पे कभी घूमते होंगे तो आप देखते होंगे कि रेलवे ट्रैक की जो रेल की पटरी बनी हुई है हम लोगों की, वो लोहे की बनी होती है, और कभी उसका एक टुकड़ा आपके हाथ में मिल जाए और आपको उठाना पड़ जाए तो शायद आपको उठाने में काफी मुश्किल होगा। तो देखने में तो छोटा सा ही है, उतने बराबर का ईंटा उठा पाएंगे, लेकिन उतने ही भार का मतलब उतने ही उसके आकार प्रकार का अगर रेलवे ट्रैक का लोहा हो तो हम लोग उसको नहीं उठा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भार बढ़ते जाएगा। तो जो ये सूक्ष्म आप बिंदु देख रहे हैं, एक छोटा सा कण था, उसका द्रव्यमान भी अनंत था और हीट भी अनंत था। तो द्रव्यमान अनंत है, उसका डेंसिटी काफी ज्यादा रहा होगा। और उसके बाद उसके अंदर ऐसा कुछ विस्फोट हुआ कि विस्फोट के बाद ये फैलने लगा और चारों तरफ फैला, जिसे बिग बैंग सिद्धांत हम लोग बोलते हैं। और ये फैलना शुरू हुआ और ये लगातार ऐसे हम लोगों का फैलते ही गया, और लगातार अभी भी ब्रह्मांड हम लोगों का है कि अभी भी लगातार ये फैल रहा है। फिर फैलने के बाद ये एक समय आएगा जब फिर से सुखाना शुरू होगा और आते 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 फिर एक पॉइंट के रूप में बन जाएगा। फिर एक समय आएगा फिर से इसके अंदर विखंडन होगा, फिर से ये ऐसे चलेगा और ये प्रक्रिया ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। और ये कब तक चलेगा ये हम लोगों को नहीं पता, हम लोग बस सिंपल सी जो हुई है उसको पढ़ते हैं। कई लोग तो यहाँ पे हम लोग जैसे पढ़ते हैं यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यूनिवर्स का मतलब हम लोग एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, लेकिन अभी अब थियरी धीरे धीरे ये चेंज हो रही है कि इस ब्रह्मांड में यूनि नहीं, एक नहीं, मल्टीवर्स है। तो मल्टीवर्स है यानी कि ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड पड़े हुए हैं। हम लोग तो एक ब्रह्मांड के बारे में नहीं खोज पाए, इवन पूरा पृथ्वी को ठीक से नहीं खोज पाए, उसके बाद हम लोग पूरा ब्रह्मांड को क्या खोजेंगे। तो ये सारी बात है। अभी तो हम लोग पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी पे जीवन संभव है, हम लोग तो अभी दूसरे ग्रह पे जा भी नहीं पाए हैं। सोचिए कि हम लोगों के लाइफ में प्रगति मतलब प्रगति होने का, डेवलपमेंट होने का कितना सारा पॉइंट बाकी है। अभी तो हम लोग ठीक से चलना भी नहीं सीखे। कितना 10,000 साल पहले खाना बनाना सीखे, सॉरी भोजन उगाना सीखे नहीं, कृषि करना सीखे। उससे 4,000 साल पहले हम लोग लिखना और पढ़ना सीखे। और लोग जैसे कोशिश करते हैं दूसरा ग्रह पे जाने का, एलियन होगा वो भी तो कोशिश कर रहा है। हाँ, एलियन लोग भी कोशिश करता है भारत में आने का और पृथ्वी पे आने का, जिसको हम लोग कभी कभी भूत के नाम से इंडिकेट कर देते हैं, सॉरी फर्जेट। तो मैंने कहा कि ऐसा वो लोग भी प्रयास करता है लेकिन कभी प्रत्यक्ष दर्शन में नहीं आया। आगे मैं दिखाऊंगा कि हम लोगों के ब्रह्मांड में जैसे कुछ चीजें तो दिखती हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। तो देखने में क्या है कि जैसे मान लीजिए घर बना हुआ है, पर्वत है, पानी है, पहाड़ है, पठार है, घास है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु दिखते हैं, लेकिन हम लोग वायु को नहीं देख पाते हैं। वायु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन वायु का भी अपना भार होता है। अगर एक गुब्बारा में वायु को भर दे तो उसका भी भार हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं कि कुछ न कुछ तो है। तो ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है, कल्पनाएं हैं, क्योंकि देखे नहीं तो कल्पना ही करेंगे हम लोग। तो कुछ लोगों की ऐसी कल्पनाएं हैं कि वो लोग जो अदृश्य मोड में आता है और यहाँ से देख के निकल जाता है।
तो हम लोगों को तो दिखेगा नहीं ना, अदृश्य मोड में आया। अब दृश्य मोड में आएगा तो हम लोग देख पाएंगे, या हमारे आंख के अंदर कुछ ऐसा चेंजिंग आ जाए कि हम लोग जो है नहीं दिखने वाला चीज को भी अभी देख पाए। जैसे मान लीजिए हम लोगों का देखने का है तो खुली आंखों से हम लोग कितना दूर देख सकते हैं? खुली आंखों से कितना दूर देख सकते हैं? खुली आंखों से कितना देख सकते हैं? बहुत दूर, आनंद देख सकते हैं, ऐसा बचपन में पढ़े हैं। क्योंकि हम लोगों का सूर्य काफी दूर है, सूर्य से दूर भी बहुत सारे तारे हैं, रात में हम लोग उसको देख पाते हैं ना। यानी हमारा आंख जो है बहुत दूर देख सकता है। लेकिन जैसे ही इस स्क्रीन के ऊपर हम ऐसे माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो पता चला इसमें दुनिया भर का बैक्टीरिया है जिसको मेरा आंख नहीं देख पा रहा है। तो मेरे आंख का भी लिमिटेशन है, भले अंदर हम तक देख पा रहा है लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है कि कितना माइक्रो चीजों को देख सकता है। तो मान लीजिए हमारे आंख में ऐसा कोई सिचुएशन, मतलब एक चेंजिंग आ जाए, एक रिवोल्यूशन आ जाए कि हमको सूक्ष्मदर्शी का जरूरत ही नहीं पड़े, हम लोग इजिली आंख को ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा बात को देख सकते हैं। इस पे तो प्रकृति काम करेगी। वैज्ञानिक में तो जीवन को देने और हम लोग का शरीर का कोई प्रोग्रेस का उनका नहीं है ना, हम लोग बनावट के रूप में है। अब प्रकृति कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई कर ही रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग पहले सीधा खड़े नहीं थे, हम लोग ऐसे चार पैर पे चलते थे फिर सीधा खड़े हुए। अगले 10-15 हजार सालों में ऐसा कोई चेंजिंग आएगा कि हम लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है वो ए आकार की है वो सीधी हो जाए, और जैसे ही ये सीधी हो फिर दिमाग के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाए। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके माथा में कोई ना कोई चेंजिंग आया, और होमो हैबिलस ये सब के माथा में कोई ना कोई चेंजिंग आया, हम लोगों के माथा में कोई ना कोई चेंजिंग आया, जिसकी वजह से हम लोग भाषा, बोलना, लिखना, पढ़ना ये सब सारा चीज हम लोग सीख पाए, या हम लोग नई नई खोज कर सकते हैं। हमारा दिमाग इतना ताकतवर है, तो ये चेंजिंग आया, रिवोल्यूशन आया। तो ये रिवोल्यूशन तो भाई प्रकृति हर दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, भले हम लोग को फील ना हो। क्योंकि आप पढ़े हैं कि पहले बायोलॉजी में पढ़ाया गया है कि भाई पहले जल में रहने वाले जीव बने हैं, फिर हवा में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी में भी बहुत सारा वेरिएशन है। तो ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, हम लोग जीवन नहीं बना सकते, हम लोग कुछ भी नहीं बना सकते, हम लोग इधर थोड़ा सा ट्रांसफर कर सकते हैं ना। हमारा पैर का कोई कटिंग है तो हम लोग उसके जगह पे दूसरा पैर जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग नया पैर नहीं बना सकते। तो ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। आने वाले समय में अगर कुछ चीजें आएंगी, डेवलपमेंट आएगी, इसकी कल्पनाएं, तो उसके ऊपर भी है। चाइना के लोगों का मानना है कि 2000 साल बाद, 3000 साल बाद ऐसा एक टेक्नोलॉजी आएगा जो किसी के भी क्लोन से नया बॉडी तैयार किया जा सकता है। आज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरे स्तर पे नहीं है ना, मतलब इसको कोई हम लोगों को लीगल अथॉरिटी नहीं मिली हुई है। लीगल अथॉरिटी मिलेगा तो फिर जनसंख्या सूची हम लोग कहाँ टल रहे होंगे। नहीं, अभी एगो घर में 20 आदमी रहते हैं तो अब आदमी सबको छोटा छोटा करना पड़ेगा, 500 आदमी रहेंगे, क्योंकि जमीन तो नहीं बढ़ा पाएंगे ना। या फिर हो सकता है हवा में घर बना रहे हो, हवा में टहल रहा हो घर, हम लोगों का कल्पना में लग रहा होगा कैसे कैसे हवा में घर कैसे टहलेगा, टहल तो रहा होगा। जैसे सोचिए कि पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा होगा कि यार मैं हवा में लोहा उड़ाने वाला हूँ, तो पागल समझ के उसको भगाया होगा नहीं, लेकिन बाद में हवाई जहाज उड़ाया कि नहीं उड़ाया? yes, लोहा का बना हुआ है, टीना का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, फाइबर का बना हुआ, बना है कि नहीं बना? हवा में उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? अब उड़िए नहीं रहा है, वो अपने साथ भारी भारी सामान लेकर उड़ रहा है ना। तो किसी भी चीज की कल्पना करना, कल्पना से ही चीजें हम लोगों की डेवलप होती है। अब मोदी जी में मतलब खैर ठीक है, लेकिन वो वाली ऐसी नहीं है, उसके लिए कोई देवत्व वाला क्वालिटी चाहिए। हाँ, खैर हम लोग अपने चीजों के ऊपर आते हैं, क्योंकि हम लोगों का प्लानिंग है कि एक सप्ताह के अंदर हम लोगों को भौतिक भूगोल ये सब सेक्शन हम लोगों को खत्म करने हैं। तो मैंने कहा कि जैसे ही ब्रह्मांड हम लोगों का आया है, तो ब्रह्मांड में लेके यहाँ से तो विशेष तौर पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मली पढ़ने के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है कि हम लोगों के ब्रह्मांड में, जिसमें हम लोगों का सोलर सिस्टम में तारा, सूर्य एक तारा है, और सूर्य की तरह लाखों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, असंख्य तारे हैं जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते हम लोग। और जिस आकाश गंगा का हमारा सौर मंडल भाग है, ऐसे ऐसे करके हम लोगों के बहुत सारे तारे मंडल। तो लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग
अब ये देखिए, ये भी कल्पना है और ये हमेशा चेंज होते रहेगा। ऐसा नहीं कि ये शोध करके रख दिए तो ये हमेशा के लिए वैलिड है, क्योंकि कुछ भी वैलिड नहीं है। एक समय था जब हम लोग के पास ज्ञान की कमी थी, तो हम लोगों ने कह दिया कि पृथ्वी चपटी है, समतल है, और अगर आप पानी में जहाज लेके जाते हैं तो कहाँ गिर जाइएगा पता नहीं। ये वाला कल्पना हम लोग का चल रहा था। कोई कह रहा था कि पृथ्वी जो है वो हम लोगों का सेंटर में क्या है, तो भाई सेंटर में हम लोगों का ये जो पृथ्वी है, चंद्रमा, सूर्य, चारे तारे उसकी तरफ घूमते हैं, ऐसी कल्पना थी ना जब तक नॉलेज नहीं रहा। लेकिन नॉलेज आया, मॉडिफिकेशन आया, तो हम लोग कह दिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, सूर्य सेंटर में है, बाकी सब उसके चारों चक्कर लगा रहे, ऐसा करके आ लिए। तो ये मॉडिफिकेशन डे बाय डे आती रहेगी, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे मशीन बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी ये सिद्धांत भी बदलते जाएंगे। क्योंकि ये सिद्धांत हम लोग कल्पना पे पढ़ते हैं, कोई कह के चला गया, हम उसको पढ़ते हैं। कोई नया आएगा, शोध करके जाएगा, सबको बता देगा भाई ऐसे हो रहा है, हम लोग पढ़ना शुरू कर लेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग शोध करें। लिखा हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले वर्ष हुई है, और इसे हम लोग बिग बैंग की घटना कहते हैं, ठीक है। और इसको किसने, इस वाले नियम को किसने बताया, तो बेल्जियम के खगोलविद जॉन लेमेटियर। यानी अभी तक हम लोगों का इन्हीं वाला घटना, बिग बैंग वाले सिद्धांत हम लोगों के सामने चल रहा है। ब्रह्मांड में आप देखिएगा तो हम लोगों के ब्रह्मांड में कई अरब गैलेक्सी हैं, और उस गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, जो कि एक विशाल पुंज है। और पुंज का मतलब समूह की तरह ना। बिग बैंग वही था कि पहले हम लोग सेंटर के रूप में, पॉइंट के रूप में थे, अचानक उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ, वो फट गया और फटा, और वहां से हम लोग के ब्रह्मांड का निर्माण शुरू होता है, और वो लगातार बढ़ते जा रही है। ये बिग बैंग देखा नहीं, उन्होंने बोला, देखा नहीं, ये चोरी की देखने का कोई मतलब ही नहीं, इतना पहले कोई था ही नहीं हम लोगों का। ये एक अनुमान किया गया, कैलकुलेशन किया गया। जैसे हम लोग सीरीज पढ़ते हैं, आपको याद होगा, जैसे हम लोग सीरीज पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो यहाँ पे फिर कुछ भी कल्पना हम लोग कर सकते हैं ना। उसी को उन लोगों का कैलकुलेशन आगे बढ़ा के हम लोगों को बनाता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन है। तो बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया, हेलो, जॉर्ज लेमेटियर। कितनी तारीफें मैंने कर दी आप लोगों की कहां कहां, कि जो क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट हैं उन लोगों को 100% याद है, और ये रियलिटी है। लेकिन इसको फिर लगातार बनाए रखना हो ना, शीर्ष पे जाना महत्वपूर्ण नहीं है, शीर्ष पे बने रहना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उस टॉप लेवल पे आ गए हैं कि हम लोग कुछ भी याद कर सकते हैं, इस वाला टेंडेंसी में आ गए हैं। उसके बाद पता चला कि हाँ अच्छा याद तो किए थे, ऐसे वाले फंक्शन में हम लोग आ जाए। तो लिखा हुआ है कि बिग बैंग सिद्धांत की घटना किसने बताई, जॉर्ज लेमेटियर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे नवीनतम जो थियरी है वो क्या है, बिग बैंग सिद्धांत। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों का ऐसे बस लिखा हुआ है कि भाई अपने ब्रह्मांड में कई अरब गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, ऐसा करके हम लोग लिखा हुआ है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से, जैसा कि ज्योग्राफी का फीस में हम लोग पढ़े हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। हम लोग जिस मंदाकिनी में रहते हैं, गैलेक्सी में रहते हैं, उसका नाम मिल्की वे, दुग्ध मेखला ना। दुग्ध मेखला क्यों कहते हैं उसको, क्षीर सागर भी बोला गया अपने पुराणों में। हाँ, क्षीर सागर, क्षीर का मतलब है दूध। तो दूध की तरह वो दिखता है, या व्हाइट व्हाइट, चूंकि व्हाइट प्रकाश व्हाइट होता है ना, तो व्हाइट व्हाइट दिखता है, कि दूध की तरह फीलिंग आती है, तो उसको हम लोग मिल्की वे के नाम से देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भैया हम लोग पृथ्वी, हम लोगों का जो ब्रह्मांड है वो कौन से, हम लोगों का जो आकाश गंगा का नाम, वो क्या नाम है, मिल्की वे। इसको हम लोग लिखेंगे, आकाश गंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि ये बस ऐसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेस एक खगोलीय चमकीला पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। निहारिका नेबुला अत्यधिक प्रकाशवान आकाश गंगा आकाशीय पिंड। अब देखिएगा सबसे ज्यादा किसके पास प्रकाश है, नेबुला, निहारिका के बाद, ठीक है। ये कैसे बना हुआ है, तो गैस और धूल कण से बना हुआ है।
जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हम लोगों का सूर्य भी गैस का गोला है ना, गैस का गोला है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का ये छोटा सा पॉइंट है जो पूछना ही पूछना है अलग अलग एग्जाम के अंदर कि भैया जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष का मतलब है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर। सोचिए कितनी स्पीड है। अगर हम लोगों को स्पीड मिल जाए तो हम लोगों को कोई देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ कैसे करेंगे तब पर भी नहीं दिखेगा। स्पीड ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। कब ऐसे में निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, उतना फॉलो नहीं कर पाएंगे हम लोग ना। एक्सीडेंट तो नहीं, मतलब फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको दिमाग में रखना है कि भाई प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है। तो 6 के पावर 12 या इसी को हम लोगों का लिखा हुआ है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। तो ये मील लिखा हुआ, दो चीजें आपको ध्यान रखना होगा, किलोमीटर और मील। ये कितना लिखा हुआ है? तो ये मील है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ कितना में लिखा हुआ है? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12। याद करते हुए चलिएगा, अभी मैं पूछूंगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक पार्सेक में कितना एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.2 प्रकाश वर्ष। और पार्सेक भी दूरी मापने का, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पार्सेक किसका है? दूरी का। ये खगोलीय इकाई, ये भी दूरी का ही मात्रक है। इसका कितना मतलब होता है? किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा, जो जरा मैं हटा दूं तो पूछूं तो बता पाइएगा? पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्या हम लोग बता पाएंगे कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर? 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्या बात है भाई। क्या बता पाएंगे कि जो हम लोगों का ब्रह्मांड अभी चल रहा है उसका लेटेस्ट थियरी क्या है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को किसने बताया? जॉर्ज लेमेटियर। ऐसा नहीं हो कि अंकित हम लोग को पीछे कर दे, न कंपटीशन बढ़ते जा रहा हम लोगों का। तो नहीं, मतलब ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखिए ये वाला पार्ट जो मैं कह रहा था कि ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ की मौजूदगी है जो अदृश्य है, और ब्रह्मांड का लगभग 25% द्रव्यमान इसी आदर्श पर। अब सही 25% कम तो नहीं हुआ, 25% तो बहुत हैवी अमाउंट है ना। तो हम लोगों को क्या पता कि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ हवा के साथ में बहुत सारा चीज पड़ा हो, वो सब बैठ के देख रहा हूँ हम लोगों को। हाँ, जो कि अदृश्य है ना। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे आंख बंद करके देख लेते हैं, तो आंख से तो नहीं देख सकते, शायद बंद करके देख पाए। हाँ, आंख बंद करके। समझे नीतीश? देखिए पीछे कुछ हो ना हो तो नहीं डरिए, नहीं उतना भी नहीं डरना है। तो मैंने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसे अदृश्य पिंड है, उसकी मौजूदगी कितनी है? 25%। इसको अपनी ज्योग्राफिकल भाषा में क्या कहते हैं? डार्क मैटर। तो अभी तक में जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से जरा बताइएगा कि हम लोगों का बिग बैंग थियरी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का लेटेस्ट थियरी क्या है? बिग बैंग। बिग बैंग थियरी किसने बताया? कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। पार्सेक किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय इकाई? हालांकि 1496 तो नहीं है, होगा 1 पॉइंट है, 1.4 है, पॉइंट वहां पे मिसिंग है, ठीक है ना।
तो उसको सुधार लिया जाएगा। खैर कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, याद हो रहा है? यस सर। सबसे प्रकाशवान खगोलीय पिंड कौन सा है? नेबुला। हाँ, नेबुला मतलब नेबू मांग थोड़ी रहे, मतलब नेबुला नाम होगा। पता चला आप बोल रहे हैं नेबुला, नेबुला बगल वाला लेके आ गया। जरा बताइएगा कि हम लोगों का एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। मील के हिसाब से कितना हो रहा था? 6.12। गुड। तारामंडल में जैसे हम लोग जानते हैं कि तारामंडल में अलग अलग नाम है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि हाइड्रा क्या है, तो एक तरह का तारामंडल। ऊर्जा मेजर, इसका नाम है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर क्या है? ओरियन, सिग्नल, हाइड्रा आदि ये सब है। अच्छा, अभी तक हम लोगों को जो अपने खगोलविद हैं वो लगभग 89 तारामंडल की खोज कर पाए, जिसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। हालांकि ये क्वेश्चन भी इतना डीप में अपने पास तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना है भाई साहब। है? तो मैंने कहा कि जरा बताइएगा, बताइए सबसे बड़ा तारामंडल कौन? सबसे बड़ा तारामंडल उर्सा मेजर क्या है? सिग्नल। पार्सेक किसका मात्रक? प्रकाश वर्ष। एक खगोलीय यूनिट 1.9। ठीक है। अच्छा, से एक प्रकाश वर्ष में कितना मील? 6 पॉइंट कितना किलोमीटर? कंफर्म ना, वो दिन दूर नहीं जब क्वेश्चन सेट करने वाला को ढूंढना पड़ेगा हम लोग। देखिए यहाँ पे, देखिए हमने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसे अनलिमिटेड हम लोगों की गैलेक्सी हैं। जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसको मिल्की वे कहते हैं। वह लगभग सर्पीले आकार का है ना, सर्पे आकार का है। तो यहाँ पे वही सब बातें लिखी गई होगी कहीं ना कहीं। ब्रह्मांड अनंत मंदाकिनियां मिल्की मतलब गैलेक्सी का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक में गैलेक्सी में लाखों तारे हैं। तारों का निर्माण आकाश गंगा में किसके माध्यम से होता है? गैसों के बादल। अब सोचिए कि गैस का बादल है और कुछ है नहीं, उसके बाद भी इतनी एनर्जी देता है, इतना लाइट देता है। लिखा हुआ है कि तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होते रहता है। ऐसे कुछ तारे होंगे जो ठंडे भी होंगे, कुछ गर्म भी होंगे। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन? और सूर्य के सबसे नजदीक का तारा, सबसे चमकीला तारा आगे आएगा। हमारी मंदाकिनी का आकृति कैसा है? स्पाइरल है, सर्पिला कार है। अब इसमें जितना सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा उसमें देखिए, इसमें ये वाला थोड़ा सा लाइन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये थोड़ा सा गैपिंग नहीं दिया, सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। आकाश गंगा की निकटतम गैलेक्सी देवयानी है। अब देखिए, सबसे नजदीक का तारा कौन हो गया? प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन सबसे नजदीक का जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? देवयानी, जो पृथ्वी से लगभग 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। देखने में लगता है कि कितना कम दूरी टाइप की बात होगा, नहीं, लेकिन 20 लाख प्रकाश वर्ष मतलब सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको हम लोग मतलब समझ नहीं सकते कि कहां तक जा रहा होगा। नहीं तो अगर ऐसे देखें तो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना लगेगा? पृथ्वी का रेडियस कितना है? 15 पृथ्वी का रेडियस। हाँ हाँ, गूगल सर्च कर लेना है तुरंत में, और क्या।
64 तो हाँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पे पूछ तो लो, अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या है। तो मैंने कहा कि हम लोगों के ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक होल क्या है? तो ये ब्लैक होल इतना इसका ग्रेविटेशन ज्यादा होता है कि अगर उससे प्रकाश होके भी गुजरे तो प्रकाश को भी वो सब कैप्चर कर लेता है। बाकी प्रकाश का ये क्वालिटी है कि वो स्पेस में भी आसानी से ट्रेवल कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इसको माध्यम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, तभी तो स्पेस में बिना माध्यम का भी चलता है। लेकिन ब्लैक होल के पास इतना ग्रेविटेशन है कि वो लाइट को भी अपने पास रिजर्व करके एब्जॉर्ब करके रख लेता है। तो लिखा हुआ है कि ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र है जो प्रकाश को भी अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता। साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तारा के नाम पे 3 तारा का बात हो गया, जरा बताइएगा कि मैं 1 बाय 1 शुरू से पूछता हूँ कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य के बाद कौन सा है? सबसे चमकीला तारा जो हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं, ऐसे उससे भी चमकीला चमकीला तारा है ना। जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला, क्षीर सागर इसे बोलते पुराण में। लेकिन हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं इसको छोड़ के जो सबसे नजदीक आकाशगंगा है वह है देवयानी। उर्सा मेजर क्या है? तारा मंडल। हाइड्रा क्या है? सिग्नल क्या है? कभी कभी देखे होंगे बचपन में जब खुले आसमान में रात को टहलते होंगे गर्मी के दिनों में, तो आकाश में ऐसे सप्तर्षि के नाम से भी कुछ तारे हैं। एक लगातार 3 तारा एक साथ दिखता है ना। उर्सा मेसर यही सब तारा समूह का पार्ट है। लोग कहता है वहीं से ध्रुव तारा भी देखने का हम लोगों का आता है कि 3 गो तारा से और ऐसे देख सकते हैं। लोग ऐसा बचपन में कहता था, कहानी बनी हुई थी, 3 तारा एक साथ ज्वाइंट हो जाए तो ब्रह्मांड खत्म। लेकिन वो शायद ये लोग कहना चाह रहा हो कि तब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा ब्रह्मांड, तो फिर जैसे ही खत्म हो जाएगा हम लोग का तो पता नहीं चलेगा। सिकुड़ने से पहले जैसे ही परिवर्तन शुरू होगा, अंतिम से जाने के बाद इससे सिकुड़ना शुरू हुआ तो हम लोगों में हलचल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। फिर हम लोग दबना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है हम लोग छोटा छोटा बनना शुरू हो जाए। 2026 से दुनिया खत्म हो गई। अरे वो का कैलेंडर खत्म हो गया होगा। 6 दिन गलत बात। चलिए आंसर दीजिए भाई साहब। कोई मोदी कोई रामलाल नहीं करेगा। मैंने कहा कि हम लोगों के ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो लेटेस्ट थियरी है वो कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लॉ जॉर्ज लेमेंटेयर। कहाँ के रहने वाले थे? क्या हम लोग बता पाएंगे कि जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे का आकार कैसा है? स्पाइडर, सर्पिला का। फिर हम लोग ये बता पाएंगे कि अपने आकाशगंगा में बहुत सारे तारामंडल हैं। तारामंडल का समूह, आकाशगंगा के अंदर तारामंडल है। तारामंडल में एगो सूर्य आता है ना ऐसे, तो उसमें हम लोगों का उर्सा मेजर है, सिग्नल है, ओरियन है और हाइड्रा है। सबसे बड़ा जो है तारामंडल वो हाइड्रा। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस। हाँ, अपने आकाशगंगा के सबसे नजदीक आकाशगंगा देवयानी। नेबुला क्या है? नेबुला सबसे चमकीला खगोलीय पिंड। सबसे चमकीला खगोलीय पिंड। गुड। तो अभी तक हम लोगों ने जितना सेक्शन कंप्लीट किया है उसमें इतने सारे पॉइंट हम लोगों के सामने आ गए। ब्लैक होल के बारे में थोड़ी सी ये कहानी है कि भाई ये एक ऐसा ग्रेविटेशन वाला क्षेत्र है अपनी मिल्की वे में जो सेंटर में है और यहाँ से लाइट होके भी नहीं गुजर सकता। नहीं तो कभी प्रयास करिए उधर टहलने का।
ब्लैक में क्या ऐसे लोग बोलता है कि पृथ्वी में भी ऐसे बहुत सारे, जैसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम देता है। साइंस सिटी मतलब क्या करता है? बना हुआ है कहाँ पे? साइंस सिटी कहाँ पे है? अरे ऐसे बोल रहे जैसे बाहर निकल के मिल जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। हैं? अच्छा, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। बताइएगा जल्दी से कि हमने कहा कि पृथ्वी पे भी ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं जहाँ पे हम लोग अगर जाएं तो वहां से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वहां का ग्रेविटेशन ज्यादा है। और जहाँ पे भी ग्रेविटेशन ज्यादा होगा हम लोग उधर खींचे खींचे रह जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड है ना, एक दूसरे से इसी ग्रेविटेशन की वजह से रुके हुए, टंगे हुए हैं। और जैसे जैसे दूर होंगे, जैसे ही ग्रेविटेशन कम हुआ या एक का ज्यादा हुआ, पृथ्वी चला, पता चला सौर मंडल से निकल गया और निकल गया। वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई और ग्रेविटेशन में खींच लेगा, इतना ज्यादा खींच लेगा कि पृथ्वी उसमें समा जाएगी ना, ग्रेविटेशन के रूप में। और आपको लगता होगा कि इसे आराम आराम से पृथ्वी टहलेगी, पूरा स्पीड में ज्यादा, पृथ्वी की स्पीड बहुत ज्यादा है, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिस स्पीड में अगर कोई जाए तो सोचिए कितना स्पीड में लेके जाएगा, उसका ग्रेविटेशन लॉ से खींच रहा होगा। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, हम लोग कंप्लीट संभावना में है कि हम लोग कब तक टहल पाएंगे ना। तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ अया ये क्वेश्चन भी था, जब हम लोग पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे आगे, उसमें आएगा कि जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग पृथ्वी मान रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर जो सेंटर के पास जाएंगे तो कंप्लीट ये लिक्विड फॉर्म है, कंप्लीट लिक्विड है। और उसके ऊपर छोटे छोटे प्लेट रखे गए हैं, प्लेट रखे नहीं गए मतलब वो सॉलिड फॉर्म है। और इसके ऊपर जब ये सॉलिड फॉर्म पृथ्वी के ऊपर में दिखता है तो इस पर हम लोग बैठना शुरू कर देते, रहना शुरू करते, घर द्वार बनाना शुरू करते। और ई प्लेट और ई प्लेट कभी आपस में लड़ जाए इसे हल्का सा, तो हम लोग के भूकंप आता है, घर पर गिर जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड पे ये सारे के सारे प्लेट रखे हुए हैं या है ना। पता चला कि लिक्विड थोड़ा सा वेपराइज हुआ, बाहर निकलना है हमको, तो होता है कुकर में सीढ़ी पड़ जाती है कभी कभी, या कुकर पड़ जाता है। तो मान लीजिए कि इसका वाष्प बढ़ते गया, बढ़ते बढ़े, दबाव बढ़ते बढ़ते, यही हम लोगों का ज्वालामुखी होता है। पानी नहीं है उसमें, जिसको लावा बोलते हैं हम लोग, राख टाइप का मैटर रहेगा, बाद में सूखने के बाद रेड रेड जो दिखता है, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे मेटल है, नॉन मेटल है, क्योंकि धरती तो वही है, मेटल और नॉन मेटल ना, कुछ सब मेटल है। तो उसका हम लोग बाहर निकले राख को ऐसे परीक्षण कर सकते हैं। कोड तो नहीं है पाएंगे ऐसा, एगो मतलब बहुत सारे लोग शोध कर पाए हैं कि यार यहाँ से एगो बॉल डालते हैं और कुछ ऐसे करते 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 मतलब करते वहां निकल जाएंगे। इतना ट्रेवल करने का क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसे घूमेंगे तो बहुत ही घूम जाएंगे, ऐसे में तो आसानी से घूम जाएंगे। साइंस का स्टूडेंट हम लोग कि वही डायमीटर से निकल जाएंगे हम लोग, काहे ना उसके चार तो घूमेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई अभी बना हुआ आइटम नहीं है, मशीन नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है जो उसको डाले और वो पिघले ना। जैसे अंदर में लेके जाएंगे उधर में पिघलना शुरू हो जाएगा। अभी तक मैक्सिमम 400 मीटर नीचे खोद पाए हम लोग जहाँ पे आदमी रह सकते हैं, और वो भी पूरे ऑक्सीजन के साथ। नहीं तो जैसे नीचे में जाएंगे हीट बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। और हम लोग हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, ये देखिए बिल्कुल सही है, यही मैं बता रहा था रवि को कि आदमी जो है ना, लगता है कि यार हम तो सीधा खड़े हैं, लेकिन आप देखिएगा तो हम लोग हमेशा उल्टा ही खड़े हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी ऊपर नीचे है ही नहीं। आप ये नहीं समझिए कि हम लोग ऊपर में हैं, हम लोग कहीं नहीं, हम लोग बस लटके हुए हैं और इसी में थोड़ा सा हम लोग चल रहे होते हैं ना, इसी में बस चल रहे हैं। इसी को हम लोग, चूंकि ग्रेविटेशन इतना ज्यादा पृथ्वी का है कि हमको छोड़ नहीं सकता। हाँ मतलब इतना ग्रेविटेशन ज्यादा है पृथ्वी का कि हम लोग उछल ले तो तुरंत खींच लेगा नीचे। आप कहाँ जा रहे हो? हाँ वो तो न्यूटन जी के लिए आया था, उससे पहले तो उसका कोई सामान गिरा नहीं होगा ऐसे। तो मैंने कहा कि यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पे ये सेक्शन हम लोग का आता है कि जो ब्लैक होल है उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इससे प्रकाश भी पलायन नहीं होता।
इसलिए ब्लैक होल छिद्र दिखाई नहीं देता। ठीक है, हाँ वही ब्लैक होल को हिंदी में लिखा है कृष्ण छिद्र, ऊपर में लिखा था ना ब्लैक होल, ये ब्लैक होल लिखा है ना, इसी को बोलते हैं कृष्ण छिद्र। तो लिखा हुआ है कि उतना होता है कि भाई वो दिखाई नहीं देता। तारों की मृत्यु तब होती है जब तारों में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई किसी भी तारा का मृत्यु कब होगा, डेट कब होगा, तो जब उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब वो, तारों का रंग उसके ताप का सूचक है और तारों का तापमान जनरली कितना 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। अब लेकिन उसके सेंटर के पास जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जैसे पृथ्वी के सेंटर के पास जाएंगे तो टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सूर्य के बाहर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके अंदर में जाएंगे तो करोड़ों में डिग्री चला जाएगा। तो सोचिए कि उतना हीट है, तब ना गर्मी के दिन में हम लोग रूम तलाशते हैं, एसी तलाशते हैं, और डायरेक्ट अगर भूमध्य रेखा पे रहे तो हम लोग सीधे पेड़ ही तलाशेंगे और घर भी नहीं वहां पे प्रॉपर। और अगर 10% खाली दूरी बढ़ा दें हम लोग सूर्य के टाइप में तो हम लोग फिर जले हुए अवस्था में मिलेंगे, और अगर 10% दूरी बढ़ा दिए तो हम लोग जो है बर्फ अवस्था में पाए जाएंगे ना। तो ये सिचुएशन अभी भी ऐसे बना हुआ है। पृथ्वी के ऊपर ताप काफी डिफरेंट है, ध्रुव पे देखते हैं टेम्परेचर कम रहता है, इधर में ज्यादा रहता है। अफ्रीका के अंदर जैसे वेस्ट इंडीज जो है ना, वो भूमध्य रेखा की साइड में, भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बीच से जो लाइन खींचेंगे जहाँ पे सूर्य का सीधा रोशनी आता है, तो उसकी वजह से वो लोग हमेशा काला काला टाइप का नजर आता है। और जिनके पास सूर्य की तिरछी रोशनी पहुंचेगी वो लोग गोरे गोरे नजर आएंगे। तो जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सोचिए हम लोग गोरे हैं तो तिरछा रोशनी आता है हमारे पास। ये जो है जहां तहां से लोग, मतलब पृथ्वी पे पहले तो लोग जहां तहां से भ्रमण किया है ना, तो लोग जहां जहां से आते गया उसके आने वाली पीढ़ियां रुकती गई तो उसमें जनरेशन चेंज नहीं होगा। गलत बात है। भारत में गोरा काला को लेके इतना ज्यादा इमोशन टिका हुआ है कि अगर किसी को गलती से भी गोरा को काला काला को वैसे कुछ बोल दिए तो होता है मारा पीटी तक नौबत आ जाए। लेकिन रंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। आदमी का क्वालिटी विचार व्यवहार संस्कार से निर्धारित होता है, न कि रंग रूप से होता है। क्योंकि चेहरे की बनावट भी हम लोगों की डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर, हमारी रंग भी क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करती है ना। आप जैसे देखिएगा ऐसी कहानी है इतिहास के अंदर, जैसे ये तो अलग मुद्दा हो जाएगा, ये तो सामाजिक मुद्दा फिर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के इंडियन कल्चर में गोरे और काले का जितना महत्व है उतना दूसरे जगह पे नहीं है। नहीं तो वेस्ट इंडीज में किसी का शादी नहीं हो, अफ्रीकन कंट्री जो भी है, और लोगों का माता का बाल भी प्रॉपर नहीं रहता है। हम लोगों का तो थोड़ा बहुत है भी छतरी, हाँ मैं करली का कई लोग का मिलेगा ही नहीं, मतलब पनपेगा ही नहीं प्रॉपर। हाँ है क्या आप क्या लगाते हैं? हम क्या लगाते हैं, मेरे पास फोटो नहीं कटवाने की, आप लोग नहीं कटवाइए, आप लोग का मेरे से बड़ा हो जाएगा। सौर मंडल में सूर्य के साथ में 8 ग्रह हैं, उनमें कुछ उपग्रह हैं, कुछ हम लोगों के एस्ट्रॉयड हैं, वही संख्या में धूमकेतु भी हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। पहले 9 ग्रह थे, ये हमको बाहर कर दिए हैं। तो नाम मेरे हिसाब से सबके पास ही याद होगा, बुध है, शुक्र, पृथ्वी है, मंगल। 6 गो तो अपना यही हो गया, सोम शनिचर वाला बात नहीं। हाँ फिर एगो अलग याद रखना है, अरुण और वरुण, बुध शुक्र। जैसे क्वेश्चन भी है कि कितने ग्रहों के नाम वीक के नाम के ऊपर है? सोम नहीं है, सोम कोई ग्रह नहीं है, ठीक है ना, और रवि भी कोई ग्रह नहीं है। हाँ तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, कै गो हुआ? 4 हो गए, 5 गो? बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि, 5 गो ग्रह का नाम जो है हमारे वीक पे डिपेंड करता है। अब वहां पे गिनने लगिएगा, संडे सूर्य को रखा गया है, सोम अपने चंद्रमा को रखा गया है। देखिए
अपने सौर मंडल में ना ये जो सूर्य है इस पे 99% हम लोगों का पूरा जो इसका वेट है, अरे कहीं ना कहीं ऐसा इधर सूर्य है, सॉरी। तो मैंने कहा कि सूर्य में 99% हम लोगों का, अच्छा ये बृहस्पति को इतना हाईलाइटेड बना दिया है, बृहस्पति इतना हाँ बड़ा है लेकिन इतना चमकता हुआ थोड़ी है। हैं? बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं ना, पीला ग्रह, मंगल को लाल कहते हैं, और हरा ग्रह भी है, और पृथ्वी हम लोग का नीला ग्रह है। आगे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं बता दूंगा कि कलर के हिसाब से भी हम लोगों का ये चीजें आता है, ठीक है। तो जब हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे, सॉरी आज हम लोग काफी बाद में निकल गए, कल बाद में नहीं निकलेंगे, तो हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सौर मंडल में क्या क्या पढ़ना है, एक तो सूर्य के हिसाब से, दूरी के हिसाब से कौन कौन है, आकार के हिसाब से कौन कौन सा है, किसके पास कितना उपग्रह है, उसके बाद उसको अपने अक्ष पे घूमने में कितना देर लगता है, कितना टाइम लगता है, ये सब बात होगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को दिमाग में रखना है, आगे लिखा होगा। हाँ तो अभी जाते जाते मेरे को बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा, बिना कॉपी किताब देखे बताइएगा। चलिए मेरे को एक काम तो मिल गया, इनका बाइंडिंग वाला मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हम लोगों का बिग बैंग का थियरी जो अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का लेटेस्ट थियरी है, उसको कितने बताया, जॉन लेवेंटियर। कहाँ कराने वाले थे, वाह। पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का, प्रकाश वर्ष, दूरी का, खगोलीय यूनिट, दूरी का। क्या बता पाइएगा एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक में 3.26 हम लोग का प्रकाश वर्ष है। क्या ये याद है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर, 9 4 6 10 के पावर 12, यही ना, बीच में पॉइंट 1 लगा देना। गुड। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं वो का आकार कैसा है, कैसा है, अपने आकाश गंगा के बाद का सबसे नजदीक, बोलिए बोलिए, नहीं तो पता चला कि हम लोग पीछे होने लगेंगे, है? तो नहीं ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अपने पर्सनल लाइफ से काम है ना, हमको पर्सनल इजाफा चाहिए, हमको क्या मतलब है मतलब बाकी लोगों से, ठीक है आप ऐसे ही बोलिए। नहीं मतलब जरूरी है ना, हमको याद करना हम बोलेंगे, जिसको नहीं याद करना नहीं बोलेगा, उसमें कोई वो नहीं है। जरा बताइएगा कि हम लोगों का जो सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है वो कौन है, प्रैक्सिमा सेंचुरी के बाद कौन सा तारा है जो काफी चमकीला है, पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि हम लोगों का उर्सा मेजर क्या है, तारामंडल। हाइड्रा क्या है, सिग्नल क्या है, ओरियन क्या है। एक ऐसा खगोलीय पिंड जो सबसे अत्यधिक चमकीला है, कौन है, निहारिका, उसको हिंदी में बोलते हैं नेबुला। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बस इतने सारे पॉइंट लगभग पढ़े हैं, और कल मिलेंगे तो सौर मंडल कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोगों का डे बाय डे ऐसे ही काम चलेगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।